Hello everyone, welcome to this channel. In this video, I'm going to discuss about the poem The Darkling Thrush by Thomas Hardy. As you can see, this is the picture of the bird. Thomas Hardy was a British poet and novelist, and Thomas Hardy created the country name Wessex. So many of his novels, we can come across this name, the name of the place, Wessex. In this poem, Hardy actually mourns the changing society. हार्डी इस पोएम में बदलता हुआ समाज एंड समय को लेके वो अपना दुख जताते हैं. हाउ द कंट्री इज गोइंग फॉर अ रेवोल्यूशन इन ईच एंड एवरी फील्ड. तो इस समय क्या हुआ था, देश में चारों तरफ रेवोल्यूशन आ रहा था और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से लोगों का ध्यान दूसरे तरफ जाने लगा था. जो भी पुराना फील्ड्स था, बीट एग्रीकल्चर, बीट रिलीजियन, इनसे बिलीफ कम होता जा रहा था और लोग दूसरे एंगल एक्सप्लोर कर रहे थे. तो इस समय की जो सोसाइटी है, समाज, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में था जिसका दुख पोएट यहाँ मना रहे हैं. These are some details about the poem. It was composed in New Year's Eve in 1899 and it was published in 29th December 1900 in The Graphic. Structure 4 stanzas, 8 lines in each stanza, total 32 lines. Type ballad. Ballad is a poem that tells a story. Ballad is a narrative poem with a clear beginning, middle and end. Rhyme scheme ABAB CD. Meter iambic tetrameter. Setting stark winter landscape with a desolate atmosphere. So the setting of the poem is winter days, you need to remember, and the weather was very stark or gloomy. Let's start the line by line explanation of the poem. Throughout the poem, the poet's tone was pretty much pessimistic, लेकिन जब पोएम एंड होता है तो उनके सुर बदल जाता है और हम लोगों को ऑप्टिमिज्म दिखाई देता है. Let's read the poem line by line and I'll provide a detailed explanation of each and every line. I leaned upon a coppice gate when frost was spectre grey and winter's dregs made desolate the weakening eye of the day. Here, the poem starts like this. The poet is leaning upon a gate which leads to a forest area. पोएट एक स्लोपिंग पोजीशन में गेट के ऊपर लीन करके अपना हाथ टिका के वहां खड़े हैं. एंड ये गेट फॉरेस्ट जाने वाली रास्ते के सामने पड़ता है और वहाँ का माहौल कैसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विंटर सीजन है और चारों तरफ बर्फ गिरता है. तो व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्ट्रा ग्रे, इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ फ्रॉस्ट यानी कि बर्फ जमा हुआ था और वो कैसे दिख रहा था, स्पेक्ट्रा ग्रे की तरह. तो फ्रॉस्ट को यहाँ कंपेयर किया गया है स्पेक्ट्रा ग्रे के साथ. स्पेक्ट्रा का मतलब है घोस्ट एंड ग्रे द कलर यू नो. तो जो बर्फ का कलर था वो ग्रे कलर का था. व्हेन द स्नो वाज फॉलिंग इट लुक्ड लाइक ग्रे एंड हॉरिबल एंड इट वाज लुकिंग लाइक अ घोस्ट. तो यहाँ मेटाफर यूज किया गया है, फ्रॉस्ट को स्पेक्ट्रा ग्रे के साथ तुलना किया गया है. कहने का मतलब ये है, चारों तरफ ना तो कोई लाइफ का निशानी है, जब बर्फ जम जाता है तो लाइफ ऑलमोस्ट दिखता नहीं है. तो चारों तरफ जो माहौल है बिल्कुल घोस्टली है, भूतिया टाइप का है. यही पोर्ट्रे किया जा रहा है यहाँ. नेक्स्ट, एंड विंटर्स ड्रेग्स में डेजोलेट द वीकनिंग आई ऑफ द डे. तो ये जो लास्ट विंटर डेज है, विंटर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है और ये जो कुछ ही दिन बचा हुआ है विंटर का, ये सूरज को बिल्कुल वीक कर दिए है. सो वी ऑल नो आई ऑफ द डे मीन्स सन. तो सन को रेफर किया जा रहा है यहाँ. ये पेरिफ्रेसिस है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसका मतलब ये है कि आप राउंड अबाउट वे में किसी चीज को बता रहे हैं. अब सीधा सीधा सन को उल्लेख ना करके आई ऑफ द डे बोल रहे हैं. इन विंटर द सन बिकम्स लेस ब्राइट और डिम. यही बोला जा रहा है कि सन जो है कमजोर हो गया है. द टैंगल्ड बाइन स्टेम्स स्कोर्ड द स्काई लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स एंड ऑल मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाइन had sought their household fires. बाइन ऐसे टाइप का पौधा होता है जो पेड़ के ऊपर रेंगते हुए चलता है, जो क्लाइंबिंग प्लांट्स है. एंड यहाँ बाइन स्टेम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टैंगल हो गए हैं, उलझ गए हैं. सो वी हैव सीन कि जब एक बड़े पेड़ में कुछ क्लाइंबिंग प्लांट्स चढ़ जाता है तो कैसे वो एक दूसरे के साथ उलझ जाता है. तो यहाँ बाइन स्टेम्स जो है आसमान के तरफ स्कोर करके उठ रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ.
लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, यहाँ एक सिमिली यूज किया गया है। ब्रोकन लायर्स, लायर्स एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक गिटार और सितार, तो उसमें भी स्ट्रिंग्स यूज किया जाता है। तो यहाँ टेंगल्ड माइंड स्टेम्स को ब्रोकन लायर्स के साथ कंपेयर किया गया है। जब लायर ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसका स्ट्रिंग जैसे बिखरा हुआ होता है, जस्ट लाइक दैट यहाँ जो बाइंड स्टेम्स की जो पतले तना होता है या फिर जो डंठल होता है वो ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ है। इट लुक्स लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स एंड ऑल मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाइन हैड सॉट देयर हाउसहोल्ड फायर्स। और जो आसपास के गांव वाले हैं जो यहाँ रहते हैं आसपास में, वो ऑलरेडी अपने घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। हॉन्टेड का मतलब है स्टेट, जो भी जगह में विंटर ज़्यादा पड़ता है यानी कि बर्फ़ वगैरह गिरता है, वहाँ हाउस होल्ड में एक फायर प्लेसेस होता ही होता है। तो यहाँ हाउस होल्ड फायर सिम्बलाइजेस द हाउस। तो जो लोग आसपास के जो गांव वाले थे वो लोग ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं, यानी कि बाहर ना के बराबर इंसान है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन यू कैन सी। द स्पीकर इज लीनिंग ऑन अ गेट इन द विंटर लैंडस्केप, describing how the frost has made everything appear grey and lifeless। तो स्पीकर यहाँ गेट में लीन करके एक विंटर लैंडस्केप के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये जो विंटर है इसके वजह से एवरीथिंग appears ग्रे, हर तरफ लाइफलेसनेस दिख रहा है। द सन इज फेडिंग, सूर्य का जो किरण है वो भी फेड होता जा रहा है। एंड इट फील्स एज इफ द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर डेजोलेट, और ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है वो एकदम डेजोलेट यानी कि लोनली होता जा रहा है, डिस्पेयर आ गया है, डिप्रेशन आ गया है। सो हियर द टोन ऑफ द पोएम इज पेसिमिस्टिक एज आई हैव टोल्ड यू। पीपल नियर बाई हैव रिट्रीटेड टू देयर होम्स, और जो आसपास के लोग हैं वो अपने घर पहुंच चुके हैं। तो सूर्य के ढलते साथ ही लोग जो है वो अपने घर पहुंच चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द second stanza. The land's sharp features seemed to be the century's crops outlined. His crept the cloudy canopy, the wind his death lament. So the background of the poem is like this. जब पोएट ये पोएम लिख रहे थे तो 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था एंड उसके बाद नया शतक शुरू हो रहा था। एंड इट इज़ इन दैट ट्रांसीडेंटल फेज जहाँ थॉमस हार्डी ये पोएम लिख रहे थे, और इसीलिए आपको बार बार डार्क, ग्लूमी, ब्लीक, डेथ, क्रॉप्स, इस तरीके का इमेजरी, इस तरीके का वर्ड आपको दिखेगा यहाँ, बिकॉज द प्रीवियस सेंचुरी वॉज डाइंग एंड द पोएट वॉज लैमेंटिंग, द पोएट वॉज मोर्निंग अबाउट द century's end. So the century is personified here and corpse means the dead body of the century. तो पोइट क्या बोल रहे हैं कि the dead body of the century is stretched out. तो जो डेड बॉडी है सेंचुरी का वो बिल्कुल स्ट्रेच आउट करके यहाँ दिखाई दे रहा है और इट इज़ रेडी फॉर द बरियल, इट इज़ रेडी फॉर द लास्ट राइट्स। The land's sharp features seemed to be the century's crops outlined. तो लैंड का जो शार्प फीचर यानी कि जो भूमि दिख रहा है सामने, माउंटेन्स एंड द प्लेन्स, ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेच आउट हो रखा है। दैट द बॉडी ऑफ द सेंचुरी इज लाइंग डाउन देयर, एंड इसी को कॉप्स भी बोला गया है। एंड इट इज़ रेडी फॉर इट्स बरियल, इट इज़ रेडी फॉर द लास्ट राइट्स। एंड द क्लाउड सिम्स टू बी द कैनोपी, कैनोपी मीन्स टॉम्ब। यहाँ क्लाउड यानी कि बादल को एक कैनोपी यानी कि टॉम्ब की तरह दिखाया गया है। सो द डेड बॉडी ऑफ द सेंचुरी इज कवर्ड विथ क्लाउड्स, द विंड हिज डेथ लैमेंट, और ऐसा लग रहा है जो हवा है इसमें एक डेथ लैमेंट यानी कि मृत्यु का गाना सुनाई दे रहा है। तो इस पोर्शन में सेंचुरी की डेड बॉडी का बात हो रहा है जिसके ऊपर क्लाउड का एक कवर चढ़ा हुआ है जिसको कफन भी बोल सकते हैं, और ये जो हवा है वो एक सॉन्ग गा रहा है, एलिजाइक सॉन्ग। द एंशियंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ was shrunken hard and dry, and every spirit upon earth seemed fervorless as I. This description actually depicts what happens to the seeds in winter. Winter season में seeds का germination process रुक जाता है, तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि एंशियंट पर्ल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ, जो जर्मिनेशन प्रक्रिया है एंड जो बर्थ का जो प्रोसेस है वो शंकन हो चुका है, हार्ड हो चुका है एंड ड्राई हो चुका है। ड्राई बिकॉज ऑफ द विंटर
and every spirit upon earth seemed powerless as I. और धरती में जितना लाइफ है या फिर जो भी स्पिरिट्स है इज अंडर द क्लच ऑफ डेथ, वो भी डेथ के चुंगल में आ सकता है या फिर आ गया है। द पोएट वांट्स टू से दैट जितने भी स्पिरिट्स या फिर जितने भी लाइफ है धरती में, दे आर इन शॉर्ट ऑफ होप्स। देर इज नो सच इंस्पिरेशन फॉर देम to live happily. Now let's read the explanation. The features of the land seem to resemble a dead century, with the clouds in the sky resembling a burial shroud and the wind sounding like a lament for death. Land के features dead century को represent कर रहे हैं and sky एक burial shroud के जैसा, एक कफन के जैसा behave कर रहा है and the wind is lamenting for the death of the century. द वाइटलिटी एंड जो लाइफ फोर्स है दुनिया का वो कम होता दिख रहा है एंड दैट इज वाई एवरीथिंग फील्स लाइक लाइफलेस इंक्लूडिंग द पोएट. एट वंस अ वॉइस अरोज अमंग द ब्लिक ट्विग्स ओवरहेड इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय इनलिमिटेड. अचानक से एक वॉइस सुनाई देता है अमंग द ब्लिक ट्विग्स ओवरहेड. सर के ऊपर जो पेड़ पौधे का ट्विग्स दिख रहा था, ट्विग यानी कि द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, एंड उसको ब्लिक बोला गया है यहाँ. इट इज अ काइंड ऑफ मेटाफर. द ब्रांचेस वर ऑल्सो डार्क एंड ड्रेरी लाइक कोल्ड एंड ब्लिक का मतलब है ग्लूमी, यानी कि उसमें प्राण का स्पंदन उतना नहीं था. तो ये जो ब्रांचेस है इसके ऊपर से अचानक से एक वॉइस सुनाई देता है इन फुल हार्टेड इवन सॉन्ग, और ऐसा लग रहा था कि कोई दिल खोल के गा रहा था. इवनिंग सॉन्ग, शाम के टाइम चर्च में जो इवनिंग सॉन्ग ऑफर किया जाता है, इट हैज़ बिन कंपेयर टू दैट. तो पोइट यहाँ बोलते हैं कि इवनिंग में जैसे सॉन्ग सुनाई देता है, दैट काइंड ऑफ सॉन्ग वॉज हर्ड ऑफ जॉय इनलिमिटेड, जिस गाने में बाउंडलेस जॉय था. अनलिमिटेड जॉय वॉज बींग डिलीवर्ड बाई द सॉन्ग. एन एज थ्रश, frail, gaunt and small, in blast a berry-filled plume, had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom. तो ये जो इवनिंग सॉन्ग है ये एक थ्रश बर्ड गा रहा था. एंड एजेड थ्रश जो कि बूढ़ा हो चुका है. फ्रेल यानी कि वो तो बूढ़ा है, जाहिर सी बात है दुर्बल भी हो चुका है. गॉन्ट यानी कि पतला दुबला सा, एंड स्मॉल छोटा सा बर्ड पोएट को दिखता है जो ये इवनिंग सॉन्ग गा रहा था. इन ब्लस्ट बरीफिल्ड प्ल्यूम, तो हवा से उस पक्षी का जो पंख है वो ध्वस्त हो चुका है. तो इसका एक अर्थ ये भी है शायद फॉर द वेदर कंडीशन, या फिर जो अभी सराउंडिंग्स है, या फिर कोई तूफान आया था जिसमें ये पक्षी का पंख टूट गया है. बट ही हैड चोजन दस टू फ्लिंग हिज सोल अपन द ग्रोइंग ग्लूम. लेकिन इस सब के बावजूद भी ये जो पक्षी है ये अपने आप को फ्लिंग कर रहा है, यानी कि पोर आउट कर रहा है अपने सोल को, अपने जो आत्मा है उसको खुश करने के लिए वो खुद के लिए ही गाना गा रहा है अपन द ग्रोइंग ग्लूम. अभी जो ग्लूमी वेदर है, सीजन भी ग्लूमी है, सैड है, उसके बावजूद भी ही चूजेस टू फ्लिंग हिज सोल थ्रू हिज ब्यूटिफुल सॉन्ग. यहाँ हम देख सकते हैं कि द बर्ड एक्चुअली चूजेस टू डिलाइट हिमसेल्फ बाय सिंगिंग द सॉन्ग. तो ये सजेस्ट करता है कि बर्ड कितना होपफुल था आने वाले समय को लेके, एंड इट एक्चुअली replicates with the speaker's own emotions. Maybe it is a kind of indication to the poet where, despite of the gloomy season or gloomy weather, the bird chooses to please himself. So the poet should also be hopeful for the upcoming future. Maybe the birds wants to indicate this message to the poet. ये इंसिडेंट पोइट को हैरान भी करता है बिकॉज ऐसा एक सिचुएशन, ऐसा ग्लूमी मौसम में जब सब कोई डिप्रेस्ड है, होप बचा नहीं है, ऐसे सिचुएशन में हाउ कैन दिस बर्ड बी सो हैप्पी, सो जॉयफुल. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. सडनली अ वॉइस ब्रेक्स थ्रू द ब्लिकनेस. अचानक से एक वॉइस ब्रेक होता है अंधेरे ब्रांचेस के ऊपर से. Overhead, in the bare branches, an old thrush begins to sing a song of boundless joy. और पोएट देखते हैं कि एक ओल्ड पक्षी ब्रांचेस में बैठ के गाना गा रहा था, सोलफुल सॉन्ग गा रहा था. The thrush appears frail and weather beaten. तो वेदर के वजह से थ्रश का जो पंख है वो टूट गया था, and he was looking very frail. Yet it chooses to pour its soul into its song even in the growing darkness. और ऐसे मौसम में भी he chooses to sing a joyful song
to make himself happy. This is the last stanza of the poem. So little cause for carolings of such ecstatic sound was written on terrestrial things afar or nigh around. Carolings means happy songs. So poet is wondering what is the reason behind this happy song? Why is he so happy? And why he is making such ecstatic sound. So the poet was wondering that afar और nigh यानी कि दूर दूर तक या फिर पास भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो रहा है जिससे इतना हैप्पीनेस आ सकता है, या फिर देर इज नो सच रीजन टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, इन दिस terrestrial things. So what is the reason behind such caroling, such happy song of the thrush? He is wondering, he is questioning that I could think there trembled through his happy good night air some blessed hope whereof he knew and I was unaware. So the poet is hoping that शायद कुछ अच्छा होने जा रहा है और उसका हिंट हैप्पी गुड नाइट ईयर ला रहा है, एंड दिस बर्ड इज ब्रिंगिंग सम होप थ्रू दिस गुड नाइट ईयर, सम ब्लेस्ड होप, शायद उसमें कुछ आशीर्वाद है, कुछ होप है, वेयर ऑफ ही न्यू, जो कि बस वो बर्ड ही जानता है, एंड आई वॉज अनअवेयर, और पोएट बोलते हैं कि शायद मुझे नहीं पता वो चीज़ क्या है, क्या आने वाला है. Maybe something good is going to happen in the future, and the bird actually knows about it, and that is why the bird is singing this happy song. And probably the poet was thinking that the bird is the messenger of something good that is going to happen in future. This is how the poem ends. This poem is very much symbolic. The poet here used the exhausted landscape. As we have seen, the weather is very gloomy and the feather of the bird is also disrupted by the wind. Here, the bird, the thrush, is actually the symbolic projection of the speaker's own mind or own life. And not only the poet, basically the lives of every other people living in that generation, because many people was in doubt about the future as the Victorian age was ending and the modern era was about to begin. So there was tension, uncertainty about the future, and most of the people was depressed and hopeless. So here is the explanation. The speaker reflects on the contrast between the dismal surroundings and the exuberant song of the thrush. तो यहाँ डायरेक्टली एक गैप दिखाया जा रहा है between the surroundings and the exuberant song of the thrush. There are total difference. The joyous and ecstatic song seems out of the place because the surroundings are very different, and that is why the speaker thinks that it is out of the world something. The speaker wonders if there might be some blessed hope. Speaker question करते हैं कि maybe there is some blessed hope that the thrush knows of but the speaker is unaware of, जो कि बस thrush को ही पता है, suggesting a hint of optimism and hope amidst the bleakness. तो ये suggest करता है कि this is the optimistic ending of the poem, and if the question comes what is the tone of the poem, so you know what to answer. तो पहले शुरू में pessimistic tone रहता है, but at the end of the poem the tone changes to the optimism. So that's all. I think everything is clear to you. If there is any doubt or if you have any suggestions for me, you can comment down below. Thanks for watching and stay tuned for more such videos.